हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर, साथ में देखा था डीके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर और देखा था इंस्टेंटेनियस बिहेवियर क्या होता है किसी इंडक्टर का किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा एलसी सर्किट के अंदर कि एलसी ऑसिलेशन क्या होते हैं। एलसी ऑसिलेशन में आइडियल ऑसिलेशन भी देखे जाएंगे, डैम्पिंग कैसे कराई जाती है इसके बारे में बात करेंगे हम। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर एन आइडियल एलसी सर्किट के बारे में बात करेंगे। ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी देखा जाएगा। साथ में यहां पर हम डैम्पिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, इन सब के बारे में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आज का डिस्कशन है ऑसिलेशन क्या होते हैं एलसी ऑसिलेशन में। तो एलसी ऑसिलेशन, ऑसिलेशन से मतलब निकल के आता है कि किसी कोई ऑसिलेट कर रहा है, कोई भी चीज है जो ऑसिलेट कर रही है। तो एलसी ऑसिलेशन के अंदर कौन ऑसिलेट करता है उसकी इक्वेशन पहले निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो एलसी ऑसिलेशन के लिए सबसे पहले क्या किया गया, यहां पर एक सर्किट कंसीडर किया है जिसमें एक इंडक्टर लगा है और यहां पर एक कैपेसिटर लगा है, फुल चार्ज्ड कैपेसिटर, फुल चार्ज्ड कैपेसिटर लगा है यहां पर एक कैपेसिटर। इसके ऊपर बात करें एट t इज इक्वल टू 0 पर इसके ऊपर जो चार्ज है ना Q, वो किसके बराबर है, Q नॉट के बराबर है या कैपिटल Q नॉट के बराबर है, ऐसा कह सकते हैं। ये मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू है और मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू होगी तो इस केस में पोटेंशियल की वैल्यू भी तो मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। और किसी कैपेसिटर के ऊपर जब पोटेंशियल मैक्सिमम होता है तो वो चार्ज देना चाहेगा। चार्ज देना तो चाहेगा तो क्या करते हैं, एट t इज इक्वल टू 0 पर स्विच को क्लोज करते हैं। एट t इज इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड। t इज इक्वल टू 0 पर स्विच को क्लोज कर दिया गया। अब क्या होगा, ये पहले से फुल्ली चार्ज है, चार्ज है तो देखो यहां पर ये माइनस ये प्लस, तो इसके ऊपर माइनस क्यों चार्ज पहले था और इसके ऊपर प्लस क्यों चार्ज पहले से था, इनिशियल चार्ज था ये ऐसा था, ठीक है। तो अगर इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन होगा तो क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से इसके ऊपर पहले बहुत ज्यादा चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम पोटेंशियल होगा और मैक्सिमम पोटेंशियल होगा तो ये चार्ज सप्लाई करना चाहेगा सर्किट के अंदर। जैसे चार्ज सप्लाई करेगा, सप्लाई करने को क्या कहते हैं, हम करंट कहते हैं। जब चार्ज चलता है तो करंट बनती है और करंट बनेगी तो इंडक्टर का बिहेवियर देखा है, वो चेंज इन करंट का अपोज करता है। t इज इक्वल टू 0 से पहले की अगर बात करें तो उसमें कोई करंट थी नहीं, जैसे ही स्विच को बंद किया t इज इक्वल टू 0 प्लस की बात कर रहे हैं, तो 0 प्लस की बात करोगे तो उस केस में क्या होगा, इंडक्टर क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपोजिशन ऑफर करेगा चेंज इन करंट में, और चेंज इन करंट में जब अपोजिशन ऑफर करेगा इन दैट केस अचानक से वैल्यू बढ़ने नहीं देगा। ये तो कहेगा यहां से चार्ज ले लो, लेकिन ये कहेगा रुको अभी चार्ज हम डायरेक्ट सप्लाई नहीं करेंगे, कुछ अपोजिशन ऑफर करेंगे, फिर धीरे धीरे करंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, अपोजिशन ये ऑफर करता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा करंट जैसे ही घटने लगेगी तो ये क्या करेगा, उसका सपोर्ट करने लगेगा। इंडक्टर की यही प्रॉब्लम है, वो एक तो सपोर्ट भी करता है जब कम होने लगती है और जब बढ़ने लगती है तो उसी को अपोज करता है। यही बिहेवियर होता है इंडक्टर का किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। तो यहां पर केवीएल इक्वेशन लिखवा दो। केवीएल इक्वेशन लिखवाएंगे एट टाइम टी, एट टाइम टी चार्ज, रिमेनिंग चार्ज, रिमेनिंग चार्ज, रिमेनिंग चार्ज, रिमेनिंग चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर, रिमेनिंग चार्ज जो कैपेसिटर पर है स्मॉल क्यों है, सपोज किसी टाइम t के ऊपर, तो किसी टाइम t पर अगर चार्ज इतना होगा तो यहां पर लिख देते हैं अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल। केवीएल अगर अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहां से माइनस क्यू बाई सी प्लस क्यू बाई सी लिख लो, प्लस माइनस प्लस क्यू बाई सी और माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। उस टाइम करंट की वैल्यू सपोज आई है तो डी आई बाई डी टी लिखेंगे, इज इक्वल टू में 0 लिखा जाएगा। यहां से चले देखो ये माइनस से प्लस, यहां पर प्लस और माइनस बनेगा तो इधर आए तो प्लस लिखा, इधर गए तो माइनस लिखा, इज इक्वल टू में 0 लिख दिया, ठीक है। अब अगर इसे सोल्व किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, ये लिखा गया है क्यू बाई सी, ठीक है, ये लिखा गया है एल, ये जो लिखा गया है डी आई बाई डी टी ये क्या होता है, तुम लोगों को पता है जो आई लिखा जाता है वो लिखा जाता है डी क्यू बाई डी टी, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। अगर यहां से वैल्यू लिखी जाती है डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, तो इसे क्या लिख सकते हैं, डी टू क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, ये बन जाएगा। आई थिंक ये चीज समझ आई होगी, डबल डेरिवेटिव लिख दिया है बस।
अगर ये वैल्यू यहां पर प्लेस कर देते हैं तो क्या बनेगा, देखो इसे लिख सकते हैं d2q डिवाइडेड बाई में dt स्क्वायर इज इक्वल टू में बन जाएगा 0। ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा L d2q डिवाइडेड बाई में dt स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस q बाई c इज इक्वल टू में 0। L से डिवाइड करवा दो पूरी इक्वेशन को तो ये इक्वेशन बन जाएगी d2q डिवाइडेड बाई में dt स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस 1 बाई LC इनटू में बन जाएगा q इज इक्वल टू में 0 बनेगा। इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व हम बाद में करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट लिख के भी छोड़ देते हैं। इस इक्वेशन को फर्स्ट लिख करके छोड़ देते हैं। कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं अबाउट एसएचएम। एसएचएम पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं हम लोग। एसएचएम क्या होती है, उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, जब उसको सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन क्या आती है, उसके बारे में इधर बात करते हैं। तो अगर हम बात करें एसएचएम तो एसएचएम क्या होता है, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, इन सब के बारे में। तो सपोज हमारे पास एक कोई ये प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्लेटफॉर्म दिया गया है, ऐसा जनरल प्लेटफॉर्म है ये। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, ये एक ब्लॉक रखा गया है और इसको यहां पर कनेक्ट कर दिया गया है एक वॉल के साथ और यहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई है। ये ब्लॉक है, इसका मास m दिया गया है, ब्लॉक है, मास m दिया गया है। ये इसकी मीन पोजीशन है, ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन। अनस्ट्रेच्ड फॉर्म में है स्प्रिंग, अभी मीन पोजीशन में है ये, ना इसके अंदर कंप्रेशन है ना एक्सपेंशन है, मीन पोजीशन में है। क्या करते हैं, x डिस्टेंस ले जाते हैं इसे इधर राइट साइड में। अब ब्लॉक यहां कहीं पर पहुंच गया, अब ब्लॉक यहां कहीं पर पहुंच जाएगा। तो ब्लॉक जब यहां कहीं पर पहुंचेगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा kx इधर की साइड लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। तो यहां पर जो F लिखा जाता है वो माइनस kx लिखते हैं, याद होगा। तो F इज इक्वल टू माइनस kx लिखा जाता है, F इज इक्वल टू में ma लिखते हैं। तो यहां माइनस k इंटू एक्स बन जाएगा। तो a की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, माइनस kx बाई m यहां पर बनेगा। इस a को क्या लिखा जा सकता है, तो यहां पर देखो इस a को लिख सकते हैं dv बाई dt, ऐसा लिख सकते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं k बाई m इंटू में x बन जाएगा। अगेन इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हैं, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt को क्या लिखा जा सकता है, d2x बाई dt स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा प्लस k बाई m इंटू में x इज इक्वल टू में 0 बनेगा। ये देखो एक इक्वेशन निकल के आई है हमारे पास, ये इक्वेशन फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं। इसका सोल्यूशन, इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या निकल के आता है, तो याद होगा इसका सोल्यूशन निकल के आता है, यहां x है ना, तो x इज इक्वल टू में x की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यहां पर लिखा जाता है साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अगर कुछ है फाई तो फाई लिखा जाता है। ये जनरल इक्वेशन होती है या इसका जनरल सोल्यूशन होता है उस इक्वेशन का, इस तरह से निकल के आता है, याद होगा। तो अगर कोई ब्लॉक है एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उस केस में यहां पर इस तरह से लिखते हैं। और यहां पर ध्यान से इसको जब कंपेयर करवाया जाता है तो इक्वेशन कुछ इसके सिमिलर निकल के आती, देखो d2x बाई dt स्क्वायर यही है, प्लस यहां पर लिखा जाता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है। अब यहां से दोनों को कंपेयर करवा लो। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहो तो यहां से निकाल सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी, k बाई एम मिल जाएगी। तो ओमेगा मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर k बाई एम। और हम लोगों को पता है t की वैल्यू क्या होती है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू लिखा जाता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से लिखेंगे 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे तो लिख देंगे m बाई के, ये इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये एसएचएम है। और एसएचएम की इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है, यहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है स्प्रिंग का वो कैसे काम करता है और इसका सोल्यूशन किस तरह से दिया जाता है, ये होती है जनरल इक्वेशन किसी एसएचएम की,
ठीक है, हर तरह के ऑसिलेशन हमें पढ़ने नहीं, केवल और केवल वही ऑसिलेशन पढ़ने हैं जिसमें एसएचएम परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो उस केस में ये सोल्यूशन इसका निकल के आता है। लेकिन जो यहां पर हम लोगों ने अभी बनाया है, ये देखो यहां पर माइनस लिखा है और यहां पर जो हम लोगों ने सोल्यूशन बनाया उसमें ये प्लस आ रहा है। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन दे रहे हैं इसका सोल्यूशन इससे डिफरेंट होने वाला है। तो अगर इसका सोल्यूशन इससे डिफरेंट होगा तो यहां पर देखो क्या लिख सकते हैं, इधर यहां पर आ गया है d2q बाई dt स्क्वायर माइनस यहां पर क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है 1/LC टाइम्स यहां पर लिखा गया है q इज इक्वल टू में 0, ऐसा लिखा गया है। और अगर ये इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन उसके जैसा नहीं है, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकल के आता है, तो ये है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन उससे डिफरेंट निकल के आता है। तो याद रखो इसका सोल्यूशन क्या होता है, इधर सुनो, इसका सोल्यूशन लिखा जाता है, इसका सोल्यूशन, इसका जनरल सोल्यूशन निकल के आएगा यहां से क्यू, यहां ऑसिलेट कौन कर रहा है, क्यू में ही इक्वेशन, तो क्यू इज इक्वल टू लिखा जाएगा क्यू की मैक्सिमम वैल्यू इनटू में यहां लिखा जाता है कॉस ओमेगा टी, और अगर फाई है तो फाई भी लगा देते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो वहां साइन आता है, यहां पर कॉस आता है, ये इक्वेशन लिखी जाती। तो अगर इसे लिखें क्यू इज इक्वल टू में क्यू मैक्सिमम क्या होगा, क्यू नॉट के बराबर ही तो होगा, मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट है, चार्ज कैपेसिटर के ऊपर, यहां पर बन जाएगा कॉस इनटू में ओमेगा टी प्लस फाई बन जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी चार्ज की। अब चार्ज की इक्वेशन जो निकल के आ रही है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका मतलब यहां पर कौन ऑसिलेट करता है, तो यहां पर चार्ज ऑसिलेट करता है। यहां पर जो क्यू है ये क्या है, रिमेनिंग चार्ज ऑन कैपेसिटर, रिमेनिंग चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पर बचा हुआ चार्ज कितना होगा वो इस इक्वेशन से लिखा जा सकता है। इक्वेशन तो निकाल ली, एक बार चेक करके देखो क्या ये सही इक्वेशन है। स्टार्टिंग में जब t इज इक्वल टू 0 प्लस की बात करते हैं, मतलब इनिशियली कितना चार्ज था, t इज इक्वल टू 0 पर कितना चार्ज था, तो टोटल चार्ज कैपेसिटर की सरफेस पर था, मतलब प्लेट पर था, और कितना था, क्यू नॉट के बराबर था। इसमें वैल्यू पुट करके देखो, इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, कॉस ओमेगा टी लिखा है, इन जनरल ये फाई होगा नहीं भी होगा, वो तो फेस पर डिपेंड करेगा कितना है या कितना नहीं है। इन जनरल जो लिखा जाता है क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, तो टी की वैल्यू 0 रखेंगे, कॉस 0 1 बनता है, क्यू की वैल्यू क्यू नॉट के बराबर आती है। इसका मतलब ये सही इक्वेशन हमारे पास निकल के आ रही। तो यहां पर ऑसिलेट कौन करता है, चार्ज इज ऑसिलेटिंग, चार्ज जो है यहां पर ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर एलसी ऑसिलेशन में पूछा जाए कि ऑसिलेट क्या करता है, तो वहां पर चार्ज ऑसिलेट करता है। इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। बाकी एसएचएम का कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहा था, तो उसको देखो 1 मिनट में यहां पर समझ लिया कि एसएचएम परफॉर्म करेगा तो इस तरह से इक्वेशन लिखी जाती है। उस केस में इसका सोल्यूशन ऐसा दिया जाता है, इस तरह से भी हम डिनोट करते हैं। एक्स का कोफिशिएंट जो भी होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, कंपेयर करवा के ओमेगा निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा होती है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो उस केस में यहां पर भी सेम यही है, इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करवा दिया। अब बात आती है यहां पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा, वो कितनी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या लिखी जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू में। तो यहां पर जो इक्वेशन लिखी इसमें देखो यही तो है ओमेगा, तो अगर ये ओमेगा लिखा गया है तो यहां से लिखेंगे ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 1/√LC बन जाएगा। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल के आई, तो टाइम पीरियड बता दो फिर। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो ये बन जाएगा 2 पाई, ओमेगा को उल्टा करके लिख दो तो ये बन जाएगा √LC। तो यहां पर जो ऑसिलेट करेगा ना चार्ज, उसका टाइम पीरियड इतना लिखा जाएगा 2 पाई √LC। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इक्वेशन का देखो सोल्यूशन कितना इजी है, सोल्यूशन कर सकते हैं हम। एक का सोल्यूशन हम जानते हैं, एसएचएम का जनरल इक्वेशन जो लिखी जाती है एसएचएम की, उसका सोल्यूशन जानते हैं, तो इसका सोल्यूशन जानते हैं, तो इसका सोल्यूशन हम कर सकते हैं। इवन मैथ से सॉल्व किया जा सकता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन उसकी नीड नहीं है। क्या रिजल्ट निकल के आता है वो यहां पर डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है।
अब कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि यहां पर ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है। यहां पर हम एनर्जी की इक्वेशन लिखना चाहते हैं। ये चार्ज आ गया तो यहां पर लिख देते हैं करंट। करंट जो आई बनने वाली उसे क्या लिखा जा सकता है बोलो, तो इसे लिख सकते हैं माइनस dq/dt से। dq/dt जिस रेट से कम हो रहा होगा वही तो करंट की वैल्यू होगी, ऑफ कोर्स होगी। तो माइनस dq/dt, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये बन जाएगा Q0 इनटू में ओमेगा चला जाएगा यहां पर मल्टीप्लाई में, यहां पर बन जाएगा साइन ओमेगा टी, या इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिख सकते हैं ऐसे, ये ऐसा लिखा जा सकता है। ये माइनस इसका है और ये माइनस निकल के आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है उसका है, तो यहां पर करंट निकल के आ जाएगी। तो करंट की वैल्यू यहां से क्या लिखी जा सकती, Q0 इंटू में ओमेगा, यहां पर लिखा जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर जो Q0 इंटू में ओमेगा है, वेर Q0 इंटू में जो ओमेगा है ये आई की मैक्सिमम वैल्यू है, आई की मैक्सिमम वैल्यू है। तो उस केस में आई की वैल्यू लिखी जा सकती है I इज इक्वल टू में I0, यहां पर निकल के आएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई बन जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन है करंट की। तो करंट की इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी, चार्ज की इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी। अब बात आती है एनर्जी की इक्वेशन कैसे लिखनी है, तो इधर लिखते हैं एनर्जी की इक्वेशन। तो यहां दे रखा है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो तो यहां पर कैलकुलेट कर लिया, कैसे लिखा जाएगा एक बार यहां पर लिखना चाहो तो लिख दो। करंट क्या निकल के आई है, I इज इक्वल टू में I0, यहां पर आया है साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखा जाएगा, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन हमारे पास निकल के आ जाएगी, ये है जनरल इक्वेशन करंट की। यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, वेयर I0 जो है वो किसके बराबर है, Q0 इंटू में ओमेगा के बराबर है। अगेन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो 1/√LC है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, 2π√LC। ये हमारे पास कुछ जनरल इक्वेशंस निकल के आई, इतना हमें याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यहां पर एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या लिखी जाएगी। तो एनर्जी UE, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो इसे लिखेंगे Q² डिवाइडेड बाई में 2C। Q² मतलब जो चार्ज रिमेनिंग होगा कैपेसिटर पर वही एनर्जी तो होगी, तो Q² हो गया। Q की वैल्यू कितनी निकल के आई है, Q0 cos ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारे पास Q निकल के आया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, 2C होगा। तो यहां से UE की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, तो ये लिखी जाएगी Q0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2C, यहां पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई लिखा जाएगा। ये किसकी इक्वेशन है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में स्टोर होगी। साथ में बात करें मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी इसको हम UM से लिखेंगे या UB से लिख लो, UE से लिखा गया है UB से लिख लो, B से क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है ना उसकी एनर्जी, तो ये लिखी जाएगी हाफ ऑफ L इंटू में I का स्क्वायर होगा। सॉल्व कर दो इसे तो यहां से निकल के आएगा UB इज इक्वल टू में हाफ ऑफ L इंटू में I स्क्वायर, I की वैल्यू देखो लिखी गई है ना, तो यहां से लिखा जाएगा Q0 इंटू में ओमेगा, यहां पर लिखा जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, यहां पर स्क्वायर ये पूरे का हो जाएगा, ये LI स्क्वायर है ना तो पूरे का स्क्वायर होगा, तो UB इज इक्वल टू लिखा जाएगा हाफ ऑफ L, यहां पर बन जाएगा Q0 का स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई बनेगा। अगेन यहां पर इसको हम इसी से रिलेट करना चाहते हैं जैसा ये लिखा है Q के टर्म में, तो ये बन जाएगा UB इज इक्वल टू में हाफ ऑफ L इंटू में Q0 का स्क्वायर इंटू में ओमेगा का स्क्वायर कितना आया है 1/LC निकल के आया है, यहां क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। यहां से देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसे, तो UB इज इक्वल टू
ये लिखा जाएगा क्यू नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2c। यहां पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई लिखा जाएगा। ये देखो एक और इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई। सारे फार्मूले डेराइव करना इजी है, एक बार मेथड समझ में आ जाए हर एक चीज को वहीं से निकालते जाना है, ठीक है। तो यहां से यूबी भी निकल आया, ये यूई निकल आया। यहां पर ये है, ये जो लिखा गया है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी लिखी जाएगी वो यहां से लिखेंगे, कैपेसिटर में कितनी लिखी जाएगी वो यहां से लिखेंगे। फार्मूला कैसे डिराइव किया जाएगा वो यहां से डिस्कस किया गया है, दिख रहा होगा आई थिंक। ये है, ठीक है। यहां से फार्मूला डिस्कस किया गया, एसएचएम के कुछ कॉन्सेप्ट यहां से, डेरिवेशन यहां से हमारा शुरू हुआ। अब इसके बाद आगे यहां पर बात करते हैं ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमारे पास फार्मूले निकल के आए उनको पहले डिस्कस कर ले। तो हमारे पास यू ई जो निकल के आया है वो निकल के आया है क्यू नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2c। यहां पर निकल के आया है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आ गया यूई की वैल्यू। यूबी कितना आएगा ये भी देख लो। यूबी हम लोगों ने निकाला है, ये आ गया है क्यू नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2c। यहां पर आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, ये बन जाएगा। दोनों फंक्शन निकल के आ गए ना टाइम का, बस इनकी ग्राफ प्लॉट करना है हमें। करो, ग्राफ क्या बन जाने वाला है, इधर से इधर की तरफ। ठीक, बन गया। अब इसमें हमें बनाना है, इधर होगा हमारे पास टाइम, टाइम, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एनर्जी यू, ठीक है। दोनों के ग्राफ हम एक ही में बनाना चाहते हैं या अलग अलग पहले बना लो। अगर हम बात करते हैं यूई का ग्राफ बनाना तो कॉस के हिसाब से बनेगा, तो कॉस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो वो किस तरह से बनेगा देखो, या इसको रुको 1 मिनट, रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा ना हो। ये होगा, यहां से चलेगा, या ये भी मार्क कर दें और क्या, ये ऐसा, ठीक है। नंबर मार्क कर दो पहले। नंबर मार्क करेंगे तो यहां पर 0 होता है, ये होता है टी बाई 4, टी बाई 4 बनेगा ना, और यहां पर बन जाएगा टी बाई 2 और ये बन जाएगा टी, सही है। ये टी का आधा है, ये टी बाई 4 है, ये 3t बाई 4 बन जाएगा और ये टी बनेगा। देखते हैं अभी क्या बनता है, पूरा एक साइकिल कितने में कंप्लीट होगा। यहां से चलेगा ये, यहां पर आएगा, 1 मिनट, यहां से चलेगा, ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे चलेगा, ऐसे आएगा, ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है। देखो तो यहां से देखो कितनी वैल्यू बन जाएंगी, ये हमारे पास t बाई 2 होगा और ये t बन जाएगा। यहां से चला था ना, यहां से दोबारा चलेगा तो t बाई 2, और इसके बीच में सारी वैल्यू रहने वाली हैं। तो देखो ये मैक्सिमम वैल्यू से चला है, यहां पर ये क्या होगा, ये जो हम लोगों ने इस ग्रीन कलर से बनाया है ये क्या है, यू ई है, क्योंकि उसमें कॉज है। यू भी इसी में बनाना चाहते हैं, यू बी भी इसी में बनाना चाहते हैं। तो यू बी को देखो सबसे पहले, अगर साइन दिया गया है तो t इज इक्वल टू 0 पर तो ये 0 होगा, मतलब साइन का फंक्शन चलने वाला स्क्वायर होने की वजह से हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा।
ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनने वाला है। तो ये जो ग्राफ अभी बनाया है ये किसका है, यू बी का ग्राफ है। मतलब एक जब मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम होगा, दूसरा मिनिमम होगा तो अगला मैक्सिमम होगा। और यहां पर जो टोटल एनर्जी है यू टोटल वो कांस्टेंट रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ऑसिलेशन को हम लोग आइडियल मान के चल रहे हैं कि सर्किट का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं होगा तो एनर्जी जो ऑसिलेट करेगी उसमें कोई लॉस नहीं होने वाला है, एम्पलीट्यूड बराबर बराबर मेंटेन रहने वाला है। आई थिंक ये ग्राफ समझ में आया होगा कि कैसे एनर्जी ऑसिलेट करती है और ये ग्राफ कैसे खींचा जा सकता है, ये इक्वेशंस कहां से आती हैं। एक पॉइंट और यहां पर अगर डिस्कस करना हो तो कर सकते हैं कि जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं, अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो यूई हम लोगों ने अभी देखा, ये लिखा जाएगा क्यू नॉट का स्क्वायर बाई 2c और यहां पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। फाई अगर नहीं दिया गया है तो यू बी इज इक्वल टू में क्यू नॉट का स्क्वायर बाई 2c बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी बनेगा। ये हमारे पास जनरल इक्वेशंस हैं। अगर इनको दोबारा से डिस्कस करते हैं, यहां पर जो फिगर बनाया है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या लिखा जा सकता है इसे, इसको हम यहां से लिख सकते हैं यूई यूबी है तो एट टी इज इक्वल टू 0 पर, टी इज इक्वल टू 0 पर बात करेंगे तो यहां पर यूई जो होगा उस केस में क्या लिखा जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2c, ये हो जाएगी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर। फुल एनर्जी है, ये फुल चार्ज है, ये केस क्या होगा, फुल चार्ज का केस होगा। एट टी इज इक्वल टू में टी बाई टू की बात करें तो टी बाई टू में क्या होगा, तो टी बाई टू में जैसे पहुंचेंगे यहां पर ये एनर्जी हो जाएगी 0, इंडक्टर के पास सारी एनर्जी चली जाएगी। यहां पर जो यूबी था वो 0 था, यहां पर यूबी की वैल्यू लिखी जाएगी हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर बन जाएगा और यहां पर यूई की वैल्यू 0 बन जाएगी। उस समय करंट जो लिखी जाएगी वो मैक्सिमम करंट होगी। कभी कभी इस मैक्सिमम करंट का एक्सप्रेशन पूछा जाता है, तो मैक्सिमम करंट का एक्सप्रेशन कैसे दे सकते हैं, देखो यहां से अगर हम बात करते हैं हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये मैक्सिमम चार्ज है उसके ऊपर, तो मैक्सिमम चार्ज है इसका मतलब ये मैक्सिमम एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर्ड होगी। और जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस समय यहां पर इंडक्टर में एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो उसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ एल इंटू में आई मैक्स का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। मतलब अगर इंडक्टर के अंदर एनर्जी मैक्सिमम लिखनी है तो करंट मैक्सिमम लिखी जाएगी और साथ में कैपेसिटर में करंट अगर एनर्जी मैक्सिमम लिखनी तो चार्ज मैक्सिमम होगा। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहां से आई मैक्सिमम की वैल्यू कभी पूछी जाए तो बता सकते हो कि जो आई मैक्सिमम बनने वाला है उसको क्या लिखा जा सकता है, क्यू बाई स्क्वायर रूट ओवर एल सी बन जाएगा। ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा करंट सर्किट के अंदर नहीं ग्रोथ करेगी, मैक्सिमम करंट इतनी होगी। एनर्जी कंजर्वेशन से लिखा है, पहले कैपेसिटर फुल चार्ज था, उसके पास इतनी एनर्जी थी ना, मान लेते हैं कि टोटल एनर्जी सप्लाई कर दी गई इंडक्टर को, तो इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। इन दैट केस करंट मैक्सिमम होगी, करंट मैक्सिमम के बराबर करके यहां से आई मैक्स की वैल्यू इतनी निकाल सकते हैं, क्यू स्क्वायर तो क्यू बन जाएगा, एल जाएगा इधर तो एल सी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने देखा कि आई की वैल्यू कैसे वैरी करती है, यूबी और यूई का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया जा सकता है। अब यहां पर आगे बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन विद द ऑसिलेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। आओ समझते हैं इसे। कुछ इस तरह से है ये, यहां पर हमारे पास ऐसा कुछ दिया गया है, कुछ ऐसा। अभी हम लोगों ने देखा यहां पर पहला पॉइंट बनाते हैं कि ये ऐसा कुछ बनाया गया है, ये इंडक्टर है। अभी सर्किट का रेजिस्टेंस कुछ नहीं ले रहे हैं, डैंपिंग में रेजिस्टेंस भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये ऐसा है, ये फुल चार्ज प्लस 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 4 है 5 प्लस 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 प्लस, ऐसा चार्ज है फिर फुल। 1 मिनट, एक प्लस एक माइनस, माइनस 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 माइनस। ठीक है, यहां पर ये फुल चार्ज है, इसके ऊपर प्लस क्यू नॉट है और इसके ऊपर माइनस क्यू नॉट है। इसकी बात करें तो इसमें क्या है, इस समय पर यू बी जो है वो 0 लिखा गया है, यू बी 0 है। ऐसा पहला है जब भी हम बात कर रहे हैं t इज इक्वल टू 0 की, एट t इज इक्वल टू 0,
लिख दो यहां पर हाईलाइट करके। पहला पॉइंट है एट t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पर ऐसा होगा। तो यहां पर हमारे पास ub की वैल्यू 0 आ गई और यहां पर ue की जो वैल्यू लिखी जाएगी ये लिखी जाएगी q स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2c मैक्सिमम होगी इस समय पर। तो अगर हम इसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो भी बनाया है ना उससे कंपेयर करवाएं तो कैसे कंपेयर करवा सकते हैं? अगर हमारे पास ये कोई वॉल है, यहां पर ये कोई प्लेटफॉर्म है, यहां पर ब्लॉक रखा गया है, यहां पर ब्लॉक रखा गया है, ब्लॉक रखा गया है, ठीक है। या इसको हम ऐसा लिखें, ब्लॉक यहां कहीं पर रखा गया है इस तरह से, कुछ ज्यादा बड़ा ब्लॉक हो गया, ये ऐसा है, ये ब्लॉक यहां कहीं पर रखा गया है। तो ब्लॉक अगर यहां कहीं पर रखा गया होगा तो उस केस में स्प्रिंग इसमें अटैच्ड करें, ये ऐसा है। यहां पर इसकी मीन पोजीशन अलग है, इसकी मीन पोजीशन इस तरह यहां है, इसकी मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ये है। तो अगर ये मीन पोजीशन होगी, फिर से अगर ये मीन पोजीशन होगी तो यहां पर ये अपने एम्पलीट्यूड के बराबर इधर खिसका हुआ है। तो अगर ये अपने एम्पलीट्यूड के बराबर इधर खिसका हुआ होगा तो इसके अंदर एनर्जी कुछ लिखी जाएगी ना, क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स नॉट का स्क्वायर लिखा जाएगा, ये एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी पीई लिखा जाएगा, ठीक है। पहला केस डिस्कस किया, ऐसा हो गया। दूसरा केस देखो क्या बनेगा, केस नंबर 2 क्या लिख देते हैं? एट t इज इक्वल टू में t/2 की बात करते हैं, या t/4 की बात कर लेते हैं, अभी t/4 की बात करता है। तो t/4 की जब बात करोगे तो यहां पर दोबारा आओ, यहां पर इस केस में एनर्जी यहां पर ये t/2 है, t/2 पर ये cos 0 होता है, cos 0 होगा तो पूरा ये 0 हो जाएगा। t/2 की बात करते हैं, इधर t/2, एक मिनट, t/2 की बात करेंगे। तो t/2 में क्या होगा? अब यहां पर ये ऐसा है, उस केस में कुछ इसके साथ ऐसा होगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब ये चार्ज होगा, ये खाली हो जाएगा, तो ये चार्ज हो रहा होगा तो प्लस माइनस यहां पर प्लस इधर बनेगा, माइनस इधर बनेगा, ठीक है। तो ये चार्ज हो गया यूबी से, कितना हो गया? हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर हो गया, ये बन गया, ठीक है। वो 0 हो गया, यहां पर क्यों 0 हो गया? तो यू ई की जो वैल्यू है वो 0 निकल आई। तो अब क्या होगा? इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को देखो क्या होगा। इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अब ऐसा होगा, कंपेयर करवा रहे हैं तो देखो उससे कुछ इस तरह का होने वाला है। ये अब अपनी मीन पोजीशन पर पहुंच जाएगा, अपनी मीन पोजीशन पर पहुंच जाएगा, ऐसा। ये यहां इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। लेकिन मीन पोजीशन से जब ये पास करेगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इधर है ना, इधर से इधर की तरफ जाएगा तो इस तरफ बढ़ेगा तो v वेलोसिटी होगा। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, कितनी? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होगा। यहां पर जो टाइम है वो t/4 होगा, क्योंकि अलग अलग ऑसिलेशन करवाने ना हमें, t/4 होगा। यहां पर अगर इसे ठीक करना चाहो तो कर लो, ये t/4 जो लिखा था वो था, ये हो जाएगा t/2, क्योंकि नीचे वाले ऑसिलेशन भी ऊपर चले गए होंगे। यहां पर 3t/4 हो जाएगा और ये t हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 4t/4 तो t बनेगा। अब इसको यहां पर अलग अलग केस में डिस्कस करते हैं। तो देखो t/4 पर ये 0 हुआ, ये मैक्सिमम हुआ, t/2 पर आगे जाएंगे तो ये पहला केस बना था, ये दूसरा बना। तीसरे में क्या होगा देखो, अब ये इधर से उधर की तरफ जा रहा है, मास इसका m है, मास इसका m है, लेफ्ट से राइट, मतलब राइट से लेफ्ट साइड जा रहा है, तो अब लेफ्ट साइड में जाएगा, कंप्रेस होगा। तो सी पॉइंट देखो, एट t इज इक्वल टू में t/2 की बात करें तो उस केस में क्या होगा? ये उल्टा चार्ज होगा। अब निगेटिव 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 5 हो गए, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऐसा बन जाएगा। और यहां पर इंडक्टर लगा है हमारे पास, तो इंडक्टर लगा है तो यूबी तो हो गया 0, ये फिर से चार्ज हो गया -Q0 और +Q0 से फिर से चार्ज हो गया। इसके अक्रॉस एनर्जी फिर से मैक्सिमम लिखी जाएगी। इसके अक्रॉस एनर्जी मैक्सिमम लिखने का मतलब यहां पर जो यूई होगा वो Q0 का स्क्वायर बाई 2c लिखा जाएगा, u भी हो गया 0। अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या हो रहा होगा, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये ऐसा,
अब क्या होगा, ये अंदर की तरफ कंप्रेस होगी स्प्रिंग, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, इसकी मीन पोजीशन यहां कहीं थी, ये है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर कंप्रेस हो जाएगी, एक्स कंप्रेस हो गई सपोज, या एक्स नॉट कंप्रेस हो गई, तो इसमें एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी फिर से आ गई, वो क्या लिखी जाएगी, हाफ ऑफ के इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा, बढ़िया है। अब अगला हमारा डिस्कशन होगा T3T/4 पर, करो डिस्कशन। तो C पॉइंट हमारे पास हो गया, D पॉइंट लिखेंगे एट T इज इक्वल टू में 3T/4 पर, यहां से देखते जाओ, उसी से बनाते जाओ, 3T/4 पर। अब क्या होगा, जो मैक्सिमम थी वो अब मिनिमम होगी, जो मिनिमम थी वो मैक्सिमम होगी, तो इस वाले केस में क्या होगा, ये फिर से अनचार्ज होगा, अनचार्ज होगा, और ये फिर से चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा, तो यूबी की वैल्यू जो निकल के आएगी हाफ ऑफ एल आई मैक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पर यूई की वैल्यू 0 हो जाएगी फिर से। और इस केस में अगर इसका हम बनाते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एसएचएम करता हुआ, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा। अब ये क्या होगा, अपनी मीन पोजीशन से राइट साइड में जा रहा होगा, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv स्क्वायर, और जो यूपीई बन जाएगा वो 0 बन जाएगा। यहां पर केई 0 था, यहां पर यूपीई 0 था, पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, यहां पर क्या था, केई 0 था, काइनेटिक एनर्जी 0 थे, अपनी मीन पोजीशन से राइट साइड में खिसका हुआ था एम्पलीट्यूड पर। अगला होगा ई पॉइंट, देखो ई पॉइंट में क्या होगा, एट टी इज इक्वल टू में कैपिटल टी, पहले एक टाइम पीरियड की बात करें तो एक टाइम पीरियड पर कुछ ऐसा होगा इसके साथ। अब ये देखो इधर नेगेटिव चार्ज हो चुका था, अब दोबारा इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, 4 5, ये नेगेटिव 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 चार्ज हो गया, उस केस में दोबारा से ये अनचार्ज हो जाएगा, अनचार्ज हो जाएगा, तो यूबी की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, यूई क्या हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2c हो जाएगा, जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। इसका अगर इक्विवेलेंट स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बनाए तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये अभी देखो यहां पर पहले राइट में गया, फिर लेफ्ट में जा रहा है, अपना लेफ्ट में गया, कंप्रेस हो गया, अब मीन पोजीशन पर आएगा फिर से, तो जैसा था वैसा मीन पोजीशन पर आ जाएगा, ये अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा, ये है इसकी मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर आ गया इस तरह से। तो मीन पोजीशन पर आएगा तो v से इधर की तरफ बढ़ रहा होगा, u बढ़ेगा तो यहां से के ई क्या लिखा जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और यूपीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां पर जो ऑसिलेशन हो रहे हैं वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के देखो ऑसिलेशन के सिमिलर ही तो हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग ग्राफ बनाए जाएं। यहां पर देखो ई वाला पॉइंट इधर अलग से मेंशन किया गया है, इस बात का ध्यान रखना। ये हो गया सी वाला पॉइंट, यहां पर ये पॉइंट दिया गया है ए वाला पॉइंट, तो ए बी सी डी ई टोटल 5 फिगर बनेंगे अलग अलग। एक बनेगा t इज इक्वल टू 0 का, t/4, t/2 और 3t/4 और फाइनली t का बनेगा। तो कंपैरिजन भी हो गया। अब आता है डैम्प्ड ऑसिलेशन कैसे करवाया जाएगा। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन कैसे करवाया जाता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन पहले डिस्कस करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसके बाद एलसीआर सर्किट के अंदर डैम्प्ड ऑसिलेशन कैसे होगा। एलसी सर्किट है तो उसके अंदर कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, लेकिन अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस कुछ है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी, वो कितनी होगी उसके लिए बात करते हैं। एक एग्जाम्पल देखो जो पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। सपोज हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम ब्लॉक है, ये सिंपल पेंडुलम है, ये ऑसिलेट करता है अपने इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऐसे, ठीक है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है। तो जब ये ऐसा कर रहा होता है, जब ये ऐसा करेगा तो उस केस में हम लोगों को पता है जो एफ निकल के आता है वो एक्स के यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा उसी हिसाब से एफ जो होता है इसके अपोजिट लगता है। जैसे इधर जाता है तो इधर लगेगा, ये इधर जाएगा तो इधर लगेगा। फोर्स का ये ऐसा नेचर होता है। तो एफ की वैल्यू अगर लिखी जाए तो क्या लिख सकते हैं, माइनस के एक्स लिख सकते हैं। यहां पर एम ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स लिखा जाएगा, तो ए की वैल्यू यहां से लिखी जाएगी माइनस के बाई एम इंटू में एक्स करके ऐसा लिख देते हैं, जनरली लिख देते हैं ऐसा। लेकिन अगर हम डिस्कस करें कि यहां पर mg का जो कंपोनेंट होगा वो इसे वापस लेकर के आ रहा होगा, इस बात का ध्यान रखना। नहीं ऐसे बता रहे हैं कि ऐसा होगा L/G जो निकल के आता है, अब बदल कैसे गया, बदला नहीं है।
मतलब जो भी यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा वो फोर्स के, यहां पर एक कोई कांस्टेंट हमने किया ऐसा एज्यूम कर लिया, ठीक है। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स, जब फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, उसके अपोजिट रहेगा। ये तब का होता है जब यहां पर नो एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तब के केस में ऐसा लिखा जाता है और ऐसा लिख लेते हैं हम। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाए तो क्या होगा देखो, तो यहां पर डैम्प्ड ऑसिलेशन कैसे होंगे, यहां पर कुछ ऐसा होगा, ये जो F होगा वो माइनस के एक्स तो लग ही रहा होगा। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को भी कंसीडर कर सकते हो, ऐसा नहीं है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लगेगा। साथ में एक और फोर्स लगेगा, वो फोर्स होगा FB होगा, ये रीस्टोरिंग फोर्स होगा, ये FB होगा। ये किसके बराबर लिखा जाएगा देखो, माइनस BV लिख देंगे। कोई सम कांस्टेंट B लिख दिया और इनटू में V लिख दिया। इसका क्या मतलब है, जैसे एयर है, एयर में हम चल रहे होंगे तो जिधर हमारी वेलोसिटी होती, एयर का प्रेशर उसके अपोजिट लगता है, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट हमेशा फोर्स लगेगा। तो यहां पर ये सम कांस्टेंट B इनटू में V लिख दिया है। अब अगर नेट फोर्स देखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, F नेट, तो वो लिखा जाएगा माइनस के एक्स माइनस V इनटू में B लिखा जाएगा, या B इनटू में V ऐसा लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, तो यहां से a की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और माइनस बी बाई एम इंटू में यहां पर v बन जाएगा। और v को क्या लिख सकते हैं, तो dx बाई dt लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, d2x बाई dt स्क्वायर लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, और इधर लाओ इन सबको तो बन जाएगा प्लस b बाई एम इंटू में dx बाई dt, और ये बन जाएगा प्लस k बाई एम इंटू में x बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 बनेगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन की ये जनरल इक्वेशन होती है, ये जनरल इक्वेशन होती है। अब कांस्टेंट वहां कुछ भी ले सकते हैं, जनरली उसे डैम्प्ड कांस्टेंट कहा जाता है, वो वैल्यू जो चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन जो इक्वेशन बनेगी फाइनली ऐसी ही इक्वेशन निकल के आएगी। ये इक्वेशन कुछ ऐसी इक्वेशन के सिमिलर होती है। यहां पर देखो ओमेगा के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, इन सब के रेस्पेक्ट में, लेकिन इसका इक्वेशन ये निकल आए, इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। अगेन ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सोल्यूशन होता है याद रखना है, इसका जो सोल्यूशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है x इज इक्वल टू एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इनटू में e टू द पावर माइनस b बाई 2m, या फिर ये लिखा गया है b बाई 2m इनटू में t लिखा जाता है, यहां लिखते हैं cos ओमेगा t प्लस फाई लिखा जाता है। ये जनरल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। इस तरह से हम सोल्यूशन देते हैं किसी जनरल इक्वेशन के लिए, याद होगा आई थिंक। ये हो गया x मैक्स e टू द पावर माइनस b बाई 2m इंटू टी कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, इस जनरल इक्वेशन का ये सोल्यूशन होता है। अब अगर ये जनरल इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं अलग अलग केस के अंदर, जैसे यहां पर पूछा जाए कि जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी, इक्वेशन इस तरह की होती तो फ्रीक्वेंसी ऐसा लिख देते थे, एक बार फिर से चेक करना चाहो कर लो। यहां पर अगर ऐसी इक्वेशन लिखी होती तो फ्रीक्वेंसी ऐसे डायरेक्ट लिखी जाती, लेकिन अगर डैम्पिंग की केस में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, यहां पर जो डी लिखा जाता है डैम्पिंग का, वो लिखा जाता है यहां से देखो, ये बन जाएगा k बाई एम, और यहां पर बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 4m लिखा जाता है। ये हमारे पास लिखा जाता है WD की वैल्यू, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी होती है। लिखना चाहो लिख लो, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी इस तरह से लिखी जाती है। तो डैम्पिंग जब भी हो रही होगी उस केस में कुछ हमारे पास ऐसी इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा निकल के आएगा। यहां पर जो ये पूरा फैक्टर है ना, ये जो पूरा फैक्टर दिया गया है, ये जो पूरा फैक्टर है, यहां पर ये एम्पलीट्यूड का काम करता है, एम्पलीट्यूड का काम करता है। और एम्पलीट्यूड देखो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है यहां पर अगर इसको इधर ले जाकर के छोड़ दिया जाएगा, मतलब इधर की तरफ अगर इसे ले गए और छोड़ दिया तो ऐसे 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 फाइनली जाकर के रुक जाएगा, लगातार कंटिन्यू नहीं कर पाएगा अपने ऑसिलेशन। तो यहां पर डैम्पिंग के केस में इस तरह से इक्वेशन पूरी लिखी जाती है, ठीक है। एक टर्म होता है क्रिटिकल डैम्पिंग, क्या होती है क्रिटिकल डैम्पिंग का केस, क्या होता है यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। एक पॉइंट है क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग का मतलब यह होता है कि अगर हमारे पास यहां पर जो b की वैल्यू है, b की जो वैल्यू लिखी गई यहां पर b स्क्वायर की जो वैल्यू है,
या B इज इक्वल टू में ऐसा लिख दिया जाए इसे 2m डिवाइडेड बाय में यहां पर जो B है, ये वाला जो B लिखा गया है, यहां पर ऐसे देखो b स्क्वायर बाई 4m की वैल्यू अगर k बाई m के बराबर हो जाए, k बाई m के बराबर हो जाए, तो उस केस में देखो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4 टाइम्स k, 4k के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जाता तो उस केस में क्रिटिकल डैंपिंग होती है, और इसे क्रिटिकल डैंपिंग का मतलब ये हो गया एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जो WD होगा k बाई m माइनस बी स्क्वायर बाई 4m बनेगा। तो अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो WD की वैल्यू जीरो नहीं आ जाएगी, डैंपिंग फ्रीक्वेंसी जीरो बन जाएगी। डैंपिंग फ्रीक्वेंसी जीरो बनती तो उसे हम क्रिटिकल डैंपिंग कहते हैं। लेकिन जो हमें डिस्कस करना है वो तो है LCR सर्किट के अंदर डैंपिंग कैसे करवाई जाती है, मतलब डैंपिंग कैसे होगी, एनर्जी की डैंपिंग देखेंगे, मतलब चार्ज कैसे ऑसिलेट करेगा और उसके ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा कैसे बदलेगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि L और C जुड़े होते हैं, सर्किट का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, इन दैट केस चार्ज ऑसिलेट करता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, प्रैक्टिकल अगर कोई सर्किट बना तो उसमें लॉस तो जरूर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वायर का भी होता है कुछ ना कुछ। तो अगर रेजिस्टेंस वायर का कुछ ना कुछ अगर कंसीडर करेंगे तो इसमें लॉस शुरू होगा। लॉस शुरू होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से हमारे पास ये है कि अगर हम इस t इज इक्वल टू 0 पर, एट t इज इक्वल टू 0 पर स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, कैपेसिटर के साथ वही है, इसके साथ फुल चार्ज था, ये प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट था, इसके ऊपर फुल चार्ज था ये। तो अगर ये फुल चार्ज होगा तो चार्ज देना चाहेगा ना, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज देने के लिए मरा जा रहा है, चार्ज देना चाहेगा। लेकिन इंडक्टर कहेगा रुको 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 थोड़ी देर, ये करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने देगा। वैसे अगर सिर्फ रजिस्टर लगा होता तो अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन अगर इंडक्टर लगा होगा तो अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ने नहीं देगा। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, ग्रोथ ऑफ करंट का केस था वो। अब अगर यहां से हम लिखते हैं कि एट टाइम t, एट सम टाइम t, किसी टाइम t की बात करते हैं, तो किसी टाइम t पर चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर वो हम मान लेते हैं क्यों है, करंट, करंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर जो करंट है वो कितनी I है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वो कितना दिया गया है, di बाई डी टी, डी बाई डी टी से चेंज हो रही है। तो यहां पर ऐसा देखो, एनर्जी का कंजर्वेशन तो लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहां लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर, ऐसे लिखो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2c प्लस प्लस हाफ एल आई स्क्वायर लिखा जाएगा। और अगर इसकी रेट हम निकालते हैं डी ऑफ डी टी, तो ये किसके बराबर निकल के आएगा, रेजिस्टेंस में हीट लॉस के बराबर होगा। तो इसे लिख सकते हैं माइनस आई स्क्वायर टाइम्स आर लिखा जाता है, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, ये माइनस आई स्क्वायर आर ऐसे लिखा जाएगा, माइनस आई स्क्वायर आर बनेगा। ठीक है, अब अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये पावर है ना, एनर्जी को डिफरेंशिएट किया है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहां बन जाएगा 2q और डिवाइडेड बाई में 2c कर दो यहां पर, और इसे कर देते हैं dq बाई dt। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये यहां एनर्जी है, टाइम के रेस्पेक्ट में बदलेगी वही तो पावर होगी। और साथ में देखो यहां पर प्लस लगा लेते हैं, ये क्या लिखा गया है, प्लस। यहां देखो इसे लिख सकते हैं हाफ, ये बन जाएगा L इंटू में बन जाएगा यहां 2i, और इसे लिख सकते हैं di बाई dt, उसको लिख सकते हैं d2q बाई dt स्क्वायर, और इज इक्वल टू में क्या आया, माइनस आई स्क्वायर में इंटू में r बन जाएगा। ठीक है, सही है। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है अलग अलग केस में, तो इसको इधर ले आओ, जैसा यहां पर केस बना है ना, अभी देखो यहां पर जो इक्वेशन बनी है, सिमिलर इक्वेशन यहां बनने वाली है। कैसे बनेगी, देखो यहां इसे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से इसको इधर लाएंगे तो यहां पर LC बनेगा। ठीक है, इधर नए पेज पर इसे लिखते हैं, तो इधर बन गया है Q बाई सी इंटू डी क्यू बाई डी टी, क्यू बाई सी इंटू में डी क्यू बाई डी टी, और इधर क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, LI बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा LI इंटू में डी क्यू और डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा, DQ बनेगा, D2Q बनेगा, D2Q बन जाएगा।
d2q बाई dt स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और क्या है, तो दूसरा लिखा, इधर ले आओ इनको, प्लस आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू में 0 बनेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दो, यहां से dq बाई dt को क्या लिखा जा सकता है, i, तो यहां पर q बाई c इंटू में क्या लिखेंगे, इसे i, प्लस यहां पर हो जाएगा li d2q बाई dt स्क्वायर बन जाएगा, और इसे क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू में r इज इक्वल टू 0 बनेगा। i हर जगह से कॉमन मिल जाएगा, l से कर दो डिवाइड, तो ये देखो इक्वेशन बनेगी d2q बाई dt स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, यहां पर i से डिवाइड कर दिया, l से डिवाइड करेंगे तो यहां पर बन जाएगा q बाई, या फिर हाँ ठीक है लिख दो q बाई, यहां पर बन जाएगा lc, ये भी ठीक है। और यहां पर क्या लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा i इंटू में r इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और ठीक करके लिखना चाहते हैं हम, इसे लिखेंगे d2q बाई dt स्क्वायर, प्लस इसको ऐसे लिख दो, lc को अलग कर देते हैं, यहां q कर देते हैं, प्लस यहां पर i r बन जाएगा। तो i को अगर लिखना चाहो तो लिख लो r इंटू में dq बाई dt इज इक्वल टू में 0। बताओ ये इक्वेशन इस वाली इक्वेशन के सिमिलर है कि नहीं, ये देखो यहां पर dx2 बाई d2x बाई dt स्क्वायर, यहां पर dx बाई dt है, यहां जैसी जो इक्वेशन बनी सिमिलर इक्वेशन निकल के आ गई। अब इसका सोल्यूशन अगेन वही होने वाला है जो वहां भी हम लोगों ने सोल्यूशन किया, इसीलिए उसको एक बार दोबारा डिस्कस कर लिया कि डैम्पिंग का केस होगा तो क्या क्या हो सकता है। इस इक्वेशन के सोल्यूशन क्या आएंगे, तो यहां पर देखो इसका अगर हम सोल्यूशन निकालते हैं तो सोल्यूशन हम लोगों ने अभी याद किया, क्या निकल के आता है, यहां पर जो Q बनेगा वो लिखा जाएगा Q की मैक्सिमम वैल्यू, वो Q0 है। यहां पर क्या लिख देंगे, e टू द पावर माइनस, यहां पर क्या लिखा जाएगा, तो यहां पर लिखा जाएगा ये, यहां पर r बाई एल होगा क्योंकि l से डिवाइड भी किया है, तो यहां पर बन जाएगा r बाई 12 इंटू में बन जाएगा t, यहां पर क्या लिख सकते हैं, cos ओमेगा t प्लस में 5। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये है चार्ज की इक्वेशन डैम्पिंग के केस में। अब यहां से ये बताना है, देखो ये cos ओमेगा t है तो ये ऑसिलेट करवाएगा, साथ में देखो वहां e टू द पावर माइनस r बाई 2l इंटू में t जो लिखा गया है वो क्या करवाएगा, वो ये करवाएगा कि इसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि टाइम के साथ ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो टाइम के साथ अगर इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो यहां पर जो भी एनर्जी की ग्राफ खींचे गए थे, यहां जो एनर्जी का ग्राफ खींचा गया था, ये ग्राफ मेंटेन तो रहने वाला नहीं है, तो अगर ये ग्राफ मेंटेन नहीं रहेगा तो देखो यहां नया ग्राफ क्या बनने वाला है, इस जगह पर देखो, यहां देखो ये ग्राफ क्या बनेगा, तो ग्राफ तो हम बना सकते हैं, यहां पर लिखना चाहो तो लिख दो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये, डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू वो कितनी लिखा जाएगी, तो यहां पर ये 1/LC तो लिखते हैं ना, तो 1/LC तो लिख ही देंगे, माइनस यहां पर बन जाएगा r/12 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है, WD से लिखा है, ओमेगा डी से लिखा है, ठीक है। एक पॉइंट यहां और आता है, यहां पर क्रिटिकल डैम्पिंग का केस आता है, क्रिटिकल डैम्पिंग, तो क्रिटिकल डैम्पिंग की वैल्यू का मतलब ये होता है F, यहां पर जो भी वैल्यू लिखी जाए, ये जो वैल्यू लिखी गई है ना ये वैल्यू, इसका क्या मतलब है, यहां से R की वैल्यू 4L/C के बराबर निकल के आ जाए। देखो रखो यहां 4L/C रखेंगे तो क्या बन जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, C बचेगा, तो ये देखो 0 निकल के आने वाला है, तो यहां पर WD की वैल्यू 0 निकल के आएगी। इसी केस को कहा जाता है क्रिटिकल डैम्पिंग। कभी लगाना हो सर तो लगा सकते हैं। अब बात आती है कि चार्ज की इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा। बनाओ ग्राफ, ग्राफ देखो ऐसा बनने वाला है, ये इधर है स्पेस क्या, नहीं है, इधर ही बना लेते हैं। यहां पर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ना, ये ऐसा है, तो हमने यहां पर दो रेफरेंस लाइन बना ली हैं, ये है एक रेफरेंस लाइन और दूसरी रेफरेंस लाइन इधर बना ली गई है, दो रेफरेंस लाइन है।
यहां पर चार्ज अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, यहां पर चार्ज जो है वो किसके बराबर, क्यू नॉट के बराबर है। अब इसके बाद जितने भी एम्पलीट्यूड होंगे वो छोटे होते चले जाएंगे, साथ में आगे की तरफ भी बढ़ेंगे। तो यहां पर क्यू है और इधर क्या दिया गया है, टाइम। टाइम के साथ इसके एम्पलीट्यूड कम होंगे, तो शुरू यहां से होगा। कॉज निकल के आया है देखो, तो कॉज शुरू तो यहां से होगा, अलग पेन से बनाओ इसे, यहां से। एक मिनट, इसे पहले ऐसे बना देते हैं, ऐसा ऐसा। अब बना दो, अब बनाओगे तो क्या होगा, यहां से ये इस तरह का बनेगा। देखो एम्पलीट्यूड लगातार छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन कॉज ओमेगा टी है तो इसको पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव दोनों करवा रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड छोटे होते जा रहे हैं। तो डैम्पिंग के केस के अगर बनेगी कोई इक्वेशन या कोई क्वेश्चन बनेगा डैम्पिंग का, तो इनसे रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, कैसे डेराइव किया जा सकता है, इन सबका एक्सप्रेशन यहां पर बता दिया गया है। आपके मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग या जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं फार्मूलों से हो जाएंगे। इससे आगे या इससे पीछे की तरफ आगे कोई बात नहीं करनी कि इससे आगे जाकर के हमें बात करना पड़ेगा, नहीं, इतने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो डैम्पिंग का केस हो गया। क्रिटिकल डैम्पिंग जब लगाना हो तो उस केस में वैल्यू लिखी जा सकती है। यहां पर डैम्प्ड ऑसिलेशन इन एलसीआर सर्किट थे, यहां से डेरिवेशन शुरू किया था हम लोगों ने कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है। तो kx तो लगता ही था पहले, यहां पर जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के लिए लिखा है kx तो लगता ही है, लेकिन जब ये चालू होना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो हो गया Fb, ड्रैग फोर्स होगा, ये डैम्पिंग का फोर्स होगा। उसको सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन निकल के आती है। इस इक्वेशन का सोल्यूशन याद रखना है, करने नहीं बैठ जाएंगे कि हाँ कि इसे डेराइव करना है, नहीं, इसका सोल्यूशन याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनके हमें ग्राफ भी याद होने चाहिए कि कैसे बनाने हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं आज के। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं द स्विच एस इज क्लोज एट t इज इक्वल टू 0, क्यू मैक्सिमम दिया गया, एल दिया गया, सी दिया गया। क्वेश्चन है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस चार्ज। तो क्यू की वैल्यू हम जानते हैं क्या लिखी जाती है, सोल्यूशन डेराइव किया ना। क्यू क्या निकल के आया है, क्यू इज इक्वल टू में क्यू नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, यहां पर लिखा जाता है कॉज ओमेगा टी। फाई के बारे में बात नहीं करेंगे हम, ये ऐसा है। यहां पर क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, देखो 100 है, यहां पर बन जाएगा कॉज ओमेगा टी। ओमेगा नहीं पता तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC होता है। एल की वैल्यू बोल दो, एल 40 इंटू 10⁻³ सी की वैल्यू बोलो 100 इंटू 10⁻⁻6। बढ़िया है, क्या बन जाएगा ये, तो इसे हम लिख सकते हैं, यहां से देखो ये बन जाएगा 40 इंटू 10⁻³ है ना, हाँ ठीक है, मिली में है, ये 6 हो गया। और ये बन जाएगा, इसे ऐसा कर दो ना 1/by में, इसका पॉइंट इसके साथ कंबाइन करा दो तो 4 का बन जाएगा 2। 100 यहां है, 100 का निकल के आ जाएगा 10, और यहां पर बना 2, 6 to 8 बनेगा, 8 का 4 निकल के आ जाएगा -4 बनेगा, तो ये -3 बनेगा, तो ये बन जाएगा 500। तो ओमेगा की वैल्यू 500 रेडियन पर सेकंड निकल के आ जाएगी। ये हो गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रख दो यहां पर। यहां क्या रख सकते हैं, 500 इंटू में टी बन जाएगा। ये किसकी इक्वेशन, चार्ज की इक्वेशन, देखो निकल के आ गई। तो ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट क्या कहा इन्होंने, कहा इंस्टेंटेनियस करंट बताओ। तो करंट क्या होता है, dq/dt होता है, लिख दो। तो करंट लिखा जाता है -dq/dt, जिस रेट से कम होगा करंट उसी रेट में बढ़ेगी। लिखा क्या जाएगा, तो यहां पर 100 है, कॉज आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये ओमेगा भी तो बाहर आएगा, टी का कोफिशिएंट है ओमेगा, बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 500 इंटू में बन जाएगा साइन, यहां पर 500 इंटू में टी बनेगा। सॉल्व कर दो तो आई क्या आएगा, आई इज इक्वल टू आएगा 5, 1 2 3 4 बार 0, यहां पर बन जाएगा साइन 500 इंटू में टी। इस तरह से इक्वेशन लिखी जा सकती है। इक्वेशन पता, बस उसमें वैल्यू रखनी थी, ओमेगा निकाल लेना था, मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी। तो देखो करंट की कितनी ज्यादा वैल्यू,
इतनी ज्यादा वैल्यू। अब इसमें आएंगी किसमें, तो यहां पर चार्ज देखो किसमें रखा गया था, तो चार्ज माइक्रोकूलाम में रखा गया था, तो ये इक्वेशन माइक्रोकूलाम में निकल के आएगी। यहां पर ये जो चार्ज माइक्रोकूलाम, तो माइक्रो एम्पियर में निकल के आएगी करंट, ये माइक्रो एम्पियर में करंट निकल के आएगी। यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनिशियली 900 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 100 वोल्ट। एक कैपेसिटर इधर लगा है, ये सी दिया गया है कितने का, तो ये है 900 माइक्रोफैरेड। 900 माइक्रोफैरेड कितने से चार्ज है, तो चार्ज है 100 वोल्ट से। तो इसके पास कुछ एनर्जी होगी, कितनी होगी एनर्जी, तो U किसका 900 माइक्रोफैरेड का हाफ ऑफ CV² से लिख सकते हैं ना। C कितना दिया गया है 900 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में V², ये बन जाएगा 10⁻2 है तो 10⁻4 बन जाएगा। ये बन जाएगा, ये बनेगा 2 बन जाएगा, इससे होगा कैंसिल, 9/2 4.5 जूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा है। अगला पॉइंट क्या है देखो, फिर कह रहे हैं, क्वेश्चन को समझो। अब ये फुल मतलब चार्ज है ना, तो चार्ज है। अब कह रहे हैं कि किसी टाइम पर इसको क्लोज किया गया, T1 तक क्लोज रखा गया, उसके बाद में इसे खोल दिया गया और तुरंत इसको बंद कर दिया गया। T2 तक इसे बंद रखा गया है। अब आगे पढ़ लो। आगे कहा है ये पाया गया कि 100 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है उसका जो चार्ज है वो 300 वोल्ट तक चार्ज हो गया है। तो इसके साथ एनर्जी कितनी एसोसिएटेड होगी, 100 के साथ हाफ ऑफ C इंटू में 10⁻⁻6 इंटू में V का स्क्वायर 9 इंटू में 10⁻4 बन जाएगा। ये बनेगा 9.4, ये 5, ये 6, ये 2, इतना जूल ये भी आ गया। एक बात ये देखो, वहां भी वही एनर्जी, यहां भी यही एनर्जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब इसको इस स्विच के साथ जोड़ा गया एनर्जी इस पर ट्रांसफर हुई, हो गई। फिर जब दोबारा से इसको इसके साथ जोड़ा गया तो वो जो एनर्जी थी वही इसी को सप्लाई हो गई। ये मतलब निकल के आ रहा है यहां से। वही इन्होंने कहा है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टाइम इंटरवल्स T1 एंड T2। मिनिमम वैल्यू बतानी हमें। तो मिनिमम वैल्यू में देखो क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहां की टोटल एनर्जी यहां आने में कितना टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स T/4 का टाइम लगेगा, और यहां की एनर्जी यहां आने में टाइम लगेगा T/4। तो यहां पर मान लेते हैं T1/4, यहां T2/4, क्योंकि LC अलग अलग आएगा। इसको नाम दिया गया है T1, इसको नाम दिया गया है T2। T1 T2 पूछना है, बताना है मतलब इनको। तो T1 की वैल्यू पहले निकाल लो, कैपिटल T1 निकालो, तो 2πLC लिखा जाता है, LC लिखते हैं। तो 2πL की वैल्यू बोल दो, L दिया गया 100, C की वैल्यू बोलो तो 900 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, सही दिया गया। तो L इंटू C बन गया, तो यहां से वैल्यू आएगी 2π, इसे लिख सकते हैं, कुछ निकालो बाहर, तो 9 का 3 बाहर निकाल लेंगे, 3 बच जाएंगे, तो यहां पर बन जाएगा 10⁻⁻3 बचेगा। देखो 3 यहां पर है, एक यहां, 3 ऐसा बच जाएगा। 0.6 सेकंड निकल के आएगा, ये 0.6 आएगा। इसी तरह से अगर T2 की वैल्यू हम देखेंगे तो क्या बनेगी, 2π√LC, तो 10 इंटू में CC कितना 100 इंटू 10⁻⁻6, और ये बन जाएगा 0.2 सेकेंड्स। उन्होंने कहा T1 बताओ, तो T1 लिखा तो है, क्या है 4 से डिवाइड कर देना है, तो कर दो डिवाइड 4 से। इधर आओ, 0.6 डिवाइडेड बाय में 4 बन जाएगा ये वैल्यू। देखो 0.6 ही तो है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो यहां से लिखा जाएगा ये 4 और ये बन जाएगा, तो 0.15 सेकेंड्स बन जाएगा। ये बन गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका आधा करो, यहां पर आओ, 4 टाइम्स करना है, तो 0.2 डिवाइडेड बाय में 4 कर दोगे तो 0.05 सेकेंड्स निकल के आ जाएगा। समझ आया? मतलब इस स्विच को बंद किया गया, यहां की एनर्जी यहां चली गई। जब इस स्विच को खोल के तुरंत इसे बंद कर दिया गया तो यहां की एनर्जी यहां चली गई, क्योंकि ये एनर्जी इस एनर्जी के बराबर है। इससे यही कंक्लूजन निकलता है T/4, तो वो टाइम की वैल्यू निकल आई। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, क्वेश्चन कह रहे हैं कि जितना भी सब कुछ दिया गया वो सब ठीक है। यहां पर कह रहे हैं कि इन द सर्किट सोन द कैपेसिटर C1 इज यूज्ड टू ट्रांसफर एनर्जी अदर कैपेसिटर C2। इनिशियली कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C0। C1 जो है उसकी कैपेसिटेंस कितनी C0 है, और इसकी जो कैपेसिटेंस दे रखी है वो है C0/9। बढ़िया। और इसका वोल्टेज जो दिया गया है V0 के बराबर है। तो एक बात यहां से देखो,
इसके पास जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ ऑफ सी नॉट इंटू में वी नॉट का स्क्वायर, यही एनर्जी होगी। बाद में इन्होंने कहा जो कुछ भी पहले हो रहा वही अभी भी हो रहा है। इन्होंने कहा है कि ये चार्ज पाया गया 3 वी नॉट के बराबर, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ सी। सी की वैल्यू कितनी है, सी नॉट बाई 9, तो हाफ सी वी स्क्वायर, तो 3 वी नॉट का स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या आया, ये भी वही तो आया, हाफ ऑफ सी नॉट इंटू में वी नॉट का स्क्वायर। समझ आया, दोनों वैल्यू सेम सेम आई, मतलब जो पहले हो रहा था वही अभी भी हो रहा है। तो अगर अभी भी वही हो रहा है तो निकाल लो। यहां से निकालेंगे तो ये T1, इधर का T1 इज इक्वल टू बन जाएगा 2 पाई रूट ओवर एल सी, यहां बन जाएगा T2 ओवर 2 पाई रूट एल सी। तो 2 पाई तो ठीक है, एल भी ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, सी नॉट बाई 9, सी नॉट बाई 9 आएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 3 इंटू में एल सी नॉट लिखा जाएगा। इधर वाले में क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एल ठीक है, सी नॉट लिखा जाएगा। होगा, उसका 4 टाइम्स कर लो, ऐसा है। कह रहे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी, कह रहे हैं एट टी इज इक्वल टू टी S2 इज ओपनड, ठीक है, एंड इट वॉज फाउंड दैट दिस वैल्यू। तो सुनो क्या लिख सकते हैं इसे, वहां पर देखो क्या लिखा गया है, वो लिखा गया है 2 पाई और साथ में लिखा गया है रूट एल सी। यहां से देख लो t इज इक्वल टू में जो ये वाला t बनेगा, कौन सा, ये t है। इन्होंने कहा है चार्ज टू स्विच S1 इज क्लोज्ड, उधर जो S1 उसे क्लोज किया गया एट t इज इक्वल टू 0, आफ्टर सम टाइम S1 is opened and S2 is closed simultaneously at time t is equal to 2, S2 was opened, S2 को ओपन कर दिया गया, तो S2 को ओपन कर दिया गया तब ऐसा पाया गया। तो यहां से लिखवाओ उसका t बाई 4, तो 2 पाई ये बन जाएगा L C नॉट बाई 4 प्लस यहां जो निकल के आया है वो क्या बनेगा, 2 पाई रूट ओवर L C नॉट डिवाइडेड बाई में 4, 12 बन जाएगा। ये समझ आ रहा होगा, 4 टाइम्स करेंगे 3 4 12 बनेगा। यहां पर 12 हो जाएगा तो ये बनेगा 3 पाई, 3 पाई क्यों, 6 पाई, 6 पाई बनेगा और प्लस यहां क्या लिखा जाएगा, 2 पाई बन जाएगा डिवाइडेड बाई में 4 बन जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर L C नॉट बनेगा। 6 2 क्या बन जाएगा, 6 2 8 बनेगा, तो 2 पाई बन जाएगा और यहां पर 12 बनने वाला है ना, 1 मिनट मिट जाओ, 12 बनने वाला है, तो यहां बन जाएगा 8 और पाई डिवाइडेड बाई में 12 बन जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर L C नॉट बनेगा। 4 से काट दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये बन जाएगा L C नॉट के बराबर। समझ में आया, मतलब यहां की एनर्जी पहले T/4 में यहां आई, T/4 में फिर अगली बार यहां आई। उस टोटल टाइम इंटरवल की वैल्यू उन्होंने इस बार T दे रखी थी, T दिया था तो T की वैल्यू 2 पाई बाई 3 इंटू में L C नॉट लिखा जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर हो गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। यहां पर ये क्वेश्चन कैसा था, ये क्वेश्चन हो गया। तो एलसी ऑसिलेशन के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं डिफिकल्ट नहीं होते हैं, क्योंकि मेन में इसके क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। यहां पर डैम्ड ऑसिलेशन के केस में इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, जितना बताया गया है उतना सफिशियंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका इक्वेशन जो भी होता है याद रख सकते हैं। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, कि डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स में पढ़ रखी है। तो यहां पर डैम्ड ऑसिलेशन इन एलसीआर सर्किट कैसे होता है, यहां पर ये फार्मूला जो निकल के आया है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किसी भी तरह का डैम्पिंग हो रही हो ऑसिलेशन की, उस केस में डैम्पिंग इक्वेशन इस तरह से होती है, उसका सोल्यूशन इस तरह दिया जाता है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी उस तरह से लिखी जाती है, याद रखना इसे। यहां पर हम लोगों ने देखा कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन विद द ऑसिलेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, कैसे ऑसिलेट करता है। इसको अपने नोटबुक में नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी कैसे एक दूसरे में चेंज होती है, उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। करंट कैसे चेंज होती है, इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। यहां पर हम लोगों ने देखा चार्ज की इक्वेशन क्या निकल के आया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आती है। ये कंपेयर किया हम लोगों ने, एसएचएम का थोड़ा ओवरव्यू लिया, कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ रखा है तो भी आप यहां से ओवरव्यू ले सकते हैं कि एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है, उसका सोल्यूशन क्या होता है और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैसे लिखा जाता है। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था एलसी ऑसिलेशन के बारे में, चार्ज की इक्वेशन बना ली। तो ये आज के कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने बात की।
अगली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा बोर्ड के कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें हम पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में। एसी जनरेटर क्या होता है, जिसको डायनेमो भी कहते हैं। एसी जनरेटर के साथ डीसी जनरेटर भी पढ़ेंगे, डीसी मोटर कैसे बनाया जाता है, इन सब के बारे में बात की जाएगी। अगेन ट्रांसफार्मर हम लोग जब अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस कर लेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा जनरेटर और मोटर के ऊपर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इस क्लास को रिवाइज करें। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।